सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बायोकेमिकल वेपन्स पूरी दुनिया को गंभीर संकट में डाल सकते हैं। जहां इसको लेकर सामने आए चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ ने दुनिया को सकते में डाल दिया है। इस खुलासे के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही देश अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ANI के मुताबिक क्लार्कसोन की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इन सभी के पीछे वुहान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम है जो पिछले 5 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको बता दें कि इस साल दूसरी बार वुहान दुनिया में छिड़ी बहस का केंद्र बना है। ये चीन का वही शहर है जहां से जानलेवा कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और आज उसकी वजह से करोड़ों लोग संक्रमित हैं और लाखों की तादाद में इस बीमारी से ग्रसित लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज DNS कार्यक्रम में समझते हैं जैविक हथियारों को, इसका असर कितना घातक हो सकता है और साथ ही साथ केमिकल वेपन्स के बारे में भी जानेंगे। कहां-कहां इनका इस्तेमाल हुआ और ये कितना खतरनाक रहा, इसका इस्तेमाल आगे ना हो इसके लिए क्या किया गया और बहुत कुछ बताते चलें। जैविक या रासायनिक हथियार पूरी दुनिया को खतरे में डालने के लिए काफी है। इसका असर बेहद व्यापक होता है, इसीलिए ही इनको विकसित करने पर पाबंदी है। जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन्स में जीवाणु, विषाणु या फफूंद जैसे संक्रमण फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सशस्त्र संघर्ष के दौरान जैविक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। आपको बता दें, जहां चीन और पाकिस्तान के खतरनाक गठजोड़ की बात अब सामने आई है, वहीं इसी साल मार्च में जैविक और घातक हथियार संधि BTWC की 45वीं वर्षगांठ पर एक बैठक भी हुई, जहां भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संधि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और करवाया भी जाना चाहिए। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया था कि भारत संधि में शामिल अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि जैव खतरों और जैव आपात स्थितियों से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए आंकड़े जुटाए जा सके। 1943 से 1969 के दौरान अमेरिका में बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम चलाया गया था, लेकिन 1997 में अमेरिका में पारित कानून के मुताबिक इस तरह के खतरनाक हथियारों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने इस तरह के हथियारों के लिए 3 अलग-अलग कैटेगरी बनाई, जिन्हें A, B और C में बांटा गया। A कैटेगरी में सबसे खतरनाक वेपन्स को रखा गया, जिनमें एंथ्रैक्स, बोटुलिज्म, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, तुलरेमिया और वायर्ड हेमोरेजिक फीवर को रखा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हथियारों के तौर पर इनका इस्तेमाल इंसानों के लिए बेहद घातक है। ये इंसान की जान ले सकते हैं। इस तरह के हमले से पूरी दुनिया गंभीर महामारी के संकट में पड़ सकती है। गौरतलब है कि जैविक हथियारों के साथ साथ केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल या इनको विकसित करने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये वेपन्स दुनिया में न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इनका इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इस तरह के वेपन्स जबरदस्त तबाही मचाते हैं, इसीलिए इन हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियारों की श्रेणी में रखा गया है। इस तरह के हथियारों में ही रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स भी आते हैं। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल केवल 2 बार जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर ही हुआ है, जबकि केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल के सबूत कई बार दुनिया के सामने आ चुके हैं।
जहां तक केमिकल वेपन्स की बात है तो आपको बता दें कि इस तरह के हथियारों को बनाना, इनका रख रखाव करना और इन्हें इस्तेमाल करना न्यूक्लियर वेपन्स की तुलना में काफी आसान होता है। इनकी मारक क्षमता भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि इन्हें जानकार पुअर वेपन्स भी कहते हैं। युद्ध के समय की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा अपने दुश्मनों को मारने के लिए गैस चैम्बर का इस्तेमाल किया गया था। खतरनाक और जहरीली गैस के जरिए नाजियों ने हजारों लोगों की जान ली थी, लेकिन ये केमिकल वेपन्स थे या नहीं, इस बारे में आज तक कुछ भी प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा गया है। औद्योगिक क्षमता रखने वाला कोई भी देश इस तरह के हथियारों को बना सकता है। बेहद सामान्य मानी जाने वाली क्लोरीन गैस भी हजारों लोगों की जान कुछ ही घंटों में ले सकती है। इस गैस का इस्तेमाल सीरिया में केमिकल वेपन्स के तौर पर किए जाने की बात सामने आ चुकी है। हालांकि इसका इस्तेमाल किसने किया, इसको लेकर आज तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका इस्तेमाल हर देश में काफी आम होता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में इसका इस्तेमाल लगभग हर देश करता है और बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इसको सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसे केमिकल वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है। आपको बता दें कि वर्षों पहले केमिकल वेपन्स की शुरुआत भी इसी गैस से हुई है। पहली बार इससे ही कोई केमिकल वेपन्स बनाया गया था। पहली बार 1915 में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी और आंखों में जलन होती थी। धीरे धीरे वो मौत के करीब हो जाते थे। इसके बाद मास्टर्ड गैस आई। इसकी वजह से शरीर पर घाव हो जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के आसपास नाजियों ने कीटनाशकों से नर्व एजेंट तैयार किए और हजारों की जान ली। 1984 से लेकर 1988 तक ईरान इराक युद्ध में नर्व एजेंट का काफी इस्तेमाल हुआ। ये इंसान के नर्व सिस्टम को ठप कर देते हैं। इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल से इराक में हजारों लोगों की मौत हुई थी। 1995 में जापान के ओम शिनरिक्यो संप्रदाय के सदस्यों ने खतरनाक गैस से ही टोक्यो सबवे सिस्टम में हमला किया था। इस हमले से 13 लोगों की मौत हो गई थी और 54 घायल हो गए थे। केमिकल वेपन्स के खतरे को देखते हुए साल 1997 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW का गठन किया गया। इसका काम रासायनिक हथियारों को कम करने की दिशा में काम करना है। 192 सदस्य देशों वाला ये संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। 2013 में रूस के दबाव के बाद सीरिया इसका सदस्य बना था और उसने अपने केमिकल हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की थी और बाद में उन्हें नष्ट किया था। उस वक्त सीरिया ने माना था कि उसके पास करीब 1000 केमिकल वेपन्स हैं।